हम प्रीवियस पार्ट के अंदर 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम कुछ और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अंदर जो हमारा बिजनेस है और जो प्रोप्राइटर है, इनको हम क्या ट्रीट करते हैं? सेपरेट एंटिटी। मीन्स जो हमारा बिजनेस है उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग से सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे। और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? हमारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्म के अंदर जो हमारा प्रोप्राइटर होता है ना, उसे भी क्रेडिटर माना जाता है। तभी तो जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है उसको हम किस साइड में लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं अपनी। और जो भी हमारी कैपिटल ये देता है, जो भी कैपिटल हमारी प्रोप्राइटर लगाता है उसके ऊपर ना हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। मीन्स जो हमारी बिजनेस है वो इंटरेस्ट एंड कैपिटल होती है, जो कि हमारे प्रॉफिट में से तो डिडक्ट की जाएगी। किसके प्रॉफिट में से डिडक्ट की जाएगी? जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें से डिडक्ट की जाएगी। और इसको क्या माना जाता है? कि सबसे खर्चा माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस माना जाता है। किसका? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि इससे हमारे प्रॉफिट कम हुआ है। मीन्स ये क्या है? हमारा खर्चा है। दैट मीन्स प्रोप्राइटर इस बिजनेस को ओन कर रहा है, बट फिर भी वो क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है इसके साथ। उसको क्या माना जाता है? क्रेडिटर माना जाता है, लाइक द अदर आउटसाइड। जैसे कि हम क्या करते हैं? आउटसाइड क्रेडिटर्स ना करके हम पैसा क्या ले लेते हैं? खुद अंदर से ही ले लेते हैं पैसा, बट वो क्रेडिटर ही इंक्लूड होगा। और इसीलिए हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, जो कि हमारे प्रॉफिट में से क्या होता है? डिडक्ट किया जाता है, एज एन एक्सपेंस होता है जो हमारे बिजनेस का। सिमिलरली जो हमारी ड्राइंग्स होती है वो कब की जाती है? कब कहते हैं कि हम ड्राइंग्स होगी? जब हमारा प्रोप्राइटर हमारी फर्म में से पैसे को निकाल लेता है। जब भी वो कुछ पैसा निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स होगी। तो जो प्रोप्राइटर होती है उसकी अगर कोई भी कार है, अपनी कार है, उसका कोई भी हाउस है, उसकी कोई भी लैंड है, उसकी कोई भी पर्सनल इनकम है, या उसने कोई और अपना बिजनेस खोला हुआ है जिससे उसकी इनकम हो रही है, तो उन सभी के अकाउंट्स अलग मेंटेन होंगे। वो इस बिजनेस से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो उसके प्रोप्राइटर से बिल्कुल ही अलग ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर उसकी बुक्स बहुत ही अलग बनती है। उसके अंदर प्रोप्राइटर का कोई भी रोल नहीं होता। इनफैक्ट जो प्रोप्राइटर कैपिटल उसके अंदर लगाता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, जिससे हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, इसे खर्चा ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे अपना मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी बुक्स के अंदर, वो किसके अंदर होनी चाहिए? कैश के अंदर ट्रीट की जानी चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन कैश के अंदर ट्रीट नहीं की जाएगी वो हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं की जाएंगी। जो कैश के अंदर होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी, और जो कैश में नहीं होंगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, अगर वो कैश में नहीं है तो हम उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई भी फाइट हो गई है दो मैनेजर्स के बीच में, तब भी हम उसको नहीं लिखेंगे, जबकि इंपॉर्टेंट है। अगर दो मैनेजर्स में फाइट हो गई है तो काम बंद भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें लॉस भी हो सकता है, बट उसको नहीं लिखते। अगर कोई स्ट्राइक हो गई है, स्ट्राइक हो गई तो एक किस्म से कंपनी पे एक किस्म से टेम्परेरी काम बंद हो गया, तो फिर उसकी वजह से भी काफी लॉस होता है, बट फिर भी हम उसको नहीं लिखते, बिकॉज दे आर नॉट इन द टर्म्स ऑफ कैश। तो इसीलिए हम इस ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखते। जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर हमने क्या किया, जो
₹5,000 कैश, ₹5,000 कैश, 2,000 किलो राइस, 100 किलो वीट। इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। बट ये इसको छोड़ के ये तो हमारी कैश में नहीं है, तो कैश में ये कब होंगे, जब हम उसका क्या लिखेंगे, प्राइस भी लिखेंगे, रुपीज लिखे, जब हम उसको क्या करेंगे, उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 पर केजी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 1 लाख रुपीज। इसी तरीके से वीट का भी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया हमारे पास 20,000 रुपीज। अब इन सब का टोटल हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के अंदर लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी लिख सकते हैं। बट वो सारी आइटम्स किसके अंदर ट्रीट होनी चाहिए, कैश के अंदर ट्रीट होनी चाहिए। उसका वेट, हाइट कुछ भी मैटर नहीं करता, ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, तो उसके बारे में जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बेशक हम अपने अकाउंट्स बना रखे हैं, तब भी उसका लॉन्ग रन के अंदर बहुत ही कम यूज होता है, प्रोप्राइटर के लिए, मैनेजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो उसके लिए, ताकि हम क्या ले सके, करेक्टिव एक्शन ले सके। ठीक है, तो बहुत लंबा समय हो चुका है, बहुत सही तरह से अब हम पता नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो टाइप ऑफ लाइक मेजरमेंट करते हैं प्रॉफिट के लिए। टू टाइप्स करते हैं ताकि हम मेजर कर सके अपने प्रॉफिट को। सबसे पहला तो क्या होता है कि हम 12 मंथ्स का पीरियड अपनाते हैं। लाइक जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग ईयर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक साल में जितने भी हमने एक्सपेंस किए, इनकम किए, सब कुछ उसके अंदर मेंटेन करते हैं, और फिर उसके बाद उससे हम क्या निकाल लेते हैं, अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। जनरली वो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कई बार अगर किसी कंपनी के पास क्या है, शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसे क्या करने होते हैं, अपना जो भी रिजल्ट है वो क्वार्टरली पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को विद इन 3 मंथ्स में रिवील करना होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, इट्स अबाउट द टाइम ऑफ हाउ लॉन्ग, जैसे कि हमारे बिजनेस कितने लंबे समय तक चला है, तो अब बहुत लंबे समय तक चल गया है, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 टाइप्स अडॉप्ट करते हैं, एक तो 12 मंथ का पीरियड, और दूसरा होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने शेयर्स के अंदर लिस्ट होती है, उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उनको तो क्वार्टरली अपना क्या करना पड़ता है, रिजल्ट शो करने पड़ते हैं। बट जो नॉर्मल होती है कंपनीज, उनको क्या करना होता है, विद इन 12 मंथ के लाइफ स्पैन में क्या करना पड़ता है, अपना रिवील करना पड़ता है कि क्या उनके पास प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। गॉट इट? सो next start with our next concept. So the historical cost is very much similar with going concern concept. जैसे कि historical cost के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है, लाइक जो भी हमारी एसेट्स वगैरह होती है, उनका जो वैल्यू लिखा जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लिखा जाता है। जो भी हम डाटा लिखते हैं वो किस बेसिस पे होता है, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगा, दैट मीन्स कि अगर हमारा जो प्रेजेंट का डाटा है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिक्रीज हो रही है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब। और जब फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स हम किसके ऊपर अपने सारा वैल्यूएशन कर रहे हैं, पास्ट डाटा के ऊपर अपना सारा वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारी मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमारी करंट में जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपीज, ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे हमने उस बिल्डिंग को खरीदा,
बट अब उसकी जो प्राइस हो चुकी है वो उसी करंट बिल्डिंग की 50 लाख रुपीस हो चुकी है। मीन्स प्राइस हो चुकी है इंक्रीज, बट हम जो अपने अकाउंट्स के अंदर दिखा रहे हैं वो 20 लाख ही दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब चाहे वो 2 साल बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, 3 साल बाद उसकी वैल्यू चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या लिखते हैं, सिर्फ अपनी ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, जो कि हमारे पास जिस पे हमने क्या की होती है, परचेज की होती है। नेक्स्ट वन इज our dual asset concept. ड्यूअल एसेट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, सिर्फ वो एक अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेंगी, वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करेंगी। मतलब कि अगर एक ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो वही ट्रांजैक्शन कहीं पे क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी विद द सेम अमाउंट। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, और डबल एंट्री कंसेप्ट। मीन्स कि वो एक जगह पे क्या आ रही है, डेबिट, तो दूसरी जगह पे क्या आ रही है, क्रेडिट हो रही है। दैट मीन्स कि उनकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। ठीक है, तभी तो जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो मैच हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड करते हैं। सो ये था हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारी अमाउंट होती है वो किसके अंदर ऐड हो जाती है, कैपिटल के अंदर ऐड हो जाती है, जितने भी उसने क्या किए, हमारे बिजनेस ऑपरेशन किए। रिवेन्यू होती क्या है, जब भी हम कभी भी सेल ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब कभी भी अगर कोई भी माल बेचते हैं या फिर कोई भी सर्विसेज देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी रिवेन्यू हो जाती है। रिवेन्यू है, कब रिवेन्यू मानी जाएगी, जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब जो भी हमारा पर्टिकुलर गुड है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होते के साथ ही हमारा वो क्या हो जाता है, रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ऑर्डर किया गुड्स, हमने कोई गुड ऑर्डर किया, वो ऑर्डर किया हमने 20 मार्च को, और उसका जो मतलब कि पे जो वो सेल हुआ वो कब हुआ, 20 मई को, और उसकी जो पेमेंट की कैश में वो कब की गई, 15 जून को। तो अभी तो हमने ऑर्डर किया है, मीन्स ओनरशिप अभी तक हमारे पास हाथ में गुड्स नहीं आए हैं, डैट मीन ओनरशिप हमें ट्रांसफर नहीं हुई है। बट जब हमने इसको सेल कर दिया, मतलब कि अब वो उसके पास आ चुका है, दैट मीन्स वो रिवेन्यू में कंसीडर हो गया। और पेमेंट तो हम कभी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेंट वगैरह का केस लें, जैसे कि हमारा जो रेंट है उसका डे बनता है 15 मार्च। ठीक है, हर 15 मार्च को उसको क्या देना है, रेंट पे करना है। तो उसके पास ओनरशिप 15 मार्च तक की है। तो वो जो पेमेंट होती है, कैश की पेमेंट, चाहे वो 15 अप्रैल को करे, चाहे जून को करे, चाहे वो कई महीनों की एक साथ करे, बट उसकी ये वाली जो ओनरशिप है वो तो क्या हो गई है, यहाँ तक है उसकी ओनरशिप। तो वो वाली चीज तभी ट्रीट हो जाएगी 15 मार्च को ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के अंदर। इसके अंदर मेन चीज क्या है, ओनरशिप। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई वो किसके अंदर कैटेगराइज हो जाती है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के अंदर। और जो रिवेन्यू होता है वो किसके अंदर ऐड किया जाता है, हमारी कैपिटल के अंदर ऐड किया जाता है, जितने भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस किए गए हैं उसके रिजल्ट के रूप में। तो अब ये पता चल गया कि कब रिवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, तब ट्रीट किया जाएगा जब उसकी ओनरशिप
ट्रांसफर कर दी गई है, मीन्स वो सेल हो चुका है। नेक्स्ट वन इज मैचिंग कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम क्या कर सके, सही तरीके से डिटर्मिनेशन कर सके किसकी, हमारे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए हमारा मैचिंग कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है, मीन्स हमारी सेल देखी जाती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर, इस सेल के ऊपर जो भी हमारी कॉस्ट आई वो हम देखते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, अपने रिवेन्यू, जो अपना मैचिंग कंसेप्ट है उससे हम क्या करते हैं, अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि जो हमारी P&L अकाउंट होती है, हमने कोई भी रिवेन्यू किया, कोई भी सेल की आइटम की, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा आता है हमारे पास। तो जो भी खर्चा आएगा, चाहे उसको हम कैश में पे करें चाहे ना पे करें, वो हमारे P&L के अंदर लिखा हुआ जाएगा। जैसे कि हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो पे नहीं किए जाते, मतलब उसी टाइम पे नहीं किए जाते कैश के अंदर, तो इसी तब भी वो क्या आते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम अपनी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे एक्सपेंस बनते हैं उसको हम P&L की डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो फ्री फ्रॉम बायस होगी, मतलब कि जो भी हमारे अकाउंट्स कोई भी मैनेजर बना रहा है या कोई भी अकाउंटेंट बना रहा है, वो उसको कोई भी पक्षपात नहीं करना है जब वो क्या कर रहा है, अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ भी बायस करेगा तो इससे हमारे जो अकाउंट्स की प्रॉफिट एंड लॉस जो से निकल के आता है उस चीज पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ही हमारे पास क्या होते हैं, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उसके साथ अटैच्ड होते हैं, और साथ में वाउचर्स अटैच्ड होते हैं, या फिर मेमोस की बात कर लो, या सेल्स बिल, पे इन स्लिप, बहुत सारी चीजें होती है जो कि जब हम उस पर्टिकुलर एंट्री को लिखते हैं तो उसके साथ अटैच की जाती है। क्योंकि अगर हम कोई भी गुड कैश के अंदर परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कैश रिसिप्ट होती है उस पर्टिकुलर पेमेंट की। अगर हम क्रेडिट में भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास BR होता है या BP होता है, और जितनी भी हमारे पास क्योंकि अब हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी इसीलिए लिखी जाती है, ताकि जो भी हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रखी है, हम अपने डाटा को किस पे लिखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर क्यों लिखते हैं अपने डाटा को, क्योंकि वो वाली पेमेंट हमने की है, उसके पर्टिकुलर वाउचर, उसका पर्टिकुलर बिल हमारे पास है। अगर हम मार्केट वैल्यू को लिखेंगे तो कोई भी कुछ भी घपला कर सकता है, उसको ज्यादा बना के लिख सकता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होंगे, हमारे अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर लिखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट, जो कि हमारे वो 3 मेन कंसेप्ट थे उनसे थोड़े से अलग थे। जो 3 मेन कंसेप्ट है उसको वापस रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से थे वो। सबसे पहला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि हमारी एसेट से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट डाली थी। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसका मतलब ये था कि हमारे जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो एक तरीके से करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक साल कोई मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, दूसरे साल दूसरा मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, तो ऐसे नहीं करना है हमें। नेक्स्ट इज एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या था, क्योंकि इसके अंदर चाहे हमारी पेमेंट, मतलब कि चाहे हमारी पेमेंट कैश में हुई हो चाहे हमारी पेमेंट कैश में ना हुई हो, जिस टाइम वो चीज हमने परचेज या सेल की है उसी एट अ पर्टिकुलर टाइम हम उसको क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारी ट्रू स्टेटमेंट का हमें पता चल सके। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट जो कि हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर कवर किया। अब रह गया हमारा एक टॉपिक विच इज ऑफ कन्वेंशंस, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिनिश कर देंगे। Until then, stay tuned and study a little hard because this is lockdown and
You have a lot and lot of time to cover your syllabus and revise it very properly.